आज जो है ये जो विषय रहा है एलर्जी और सांस की बीमारियों से संबंधित, तो ये एलर्जी जो एक ऐसा शब्द है जो कि काफी ज्यादा कॉमन सा शब्द है, और हर मरीज जो मेरे पास आ रहा होता है वो एलर्जी शब्द जो इस्तेमाल कर रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी बात को डॉक्टर साहब तक पहुंचाने में कामयाब हो रहा है, क्योंकि एक एलर्जी में और ऐसे बातचीत में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि जो हम बातें डॉक्टर साहब तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो हम एलर्जी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी परेशानी को बताने के लिए, वो बिल्कुल सटीक तरीके से डॉक्टर साहब भी समझ रहे होंगे। पर सच में ऐसा नहीं है। सच में एलर्जी एक काफी ब्रॉडर टर्म है, एक काफी बड़ा सा टर्म है, एक काफी बड़ी सी बात है जिसमें कई अन्य रोग शामिल हुआ करते हैं। सो एलर्जी को समझना और इसको जो आप व्यक्त कर रहे होते हैं कि क्या आप बताना चाहते हैं, ये बेहद जरूरी है। मतलब मोटे तौर पे ये कहने वाली बात होती है कि हम और हमारे डॉक्टर साहब एक पेज पे रहें। मतलब जो आप बोलना चाह रहे हैं एलर्जी, मतलब वो डॉक्टर साहब को समझ में आना चाहिए। मेरे पास कई बार मरीज ऐसे रह रहे होते हैं जो कि वो अपनी बात को सोचते हैं कि उन्होंने एलर्जी बोला है, तो वो उस एलर्जी को बता रहे होते हैं जो मुझे समझ में आ रहा है। पर आने वाले स्लाइड में मैं आपको काफी विस्तृत तौर पे इसको समझाने की कोशिश किया हूं कि एलर्जी एक काफी बड़ा सा टर्म है, काफी बड़ी सी बात है जिसमें कि कई बीमारियां शामिल हुआ करती हैं। सो उस बीमारियों में एक बीमारी जो एलर्जी से संबंधित है वो सांस की बीमारी से भी रिलेटेड हुआ करता है। सो ये इस एलर्जी को हम आने वाले स्लाइड में डिस्कस करते हैं। जैसे कि एलर्जी है क्या? एलर्जी बुनियादी तौर पे एक सिस्टेमिक डिजीज है। मतलब वो पूरे शरीर में कई एक ऑर्गन्स को, कई एक अंगों को इन्वॉल्व कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि शरीर के कई अंग को, जैसे कि आने वाले स्लाइड में हम देखते हैं कि नाक, आंख, चर्म, श्वास, कई अलग अलग अंग हैं शरीर के जिनमें की एलर्जी एक साथ शामिल हो सकती है। एलर्जी की जो परेशानी है वो शरीर के हर एक अंग में फैल सकती है। अब ये एलर्जी का ऐसा देख सकते हैं कि एपिथेलियम किससे कहते हैं? जो सतही लेवल पे जो चीज हो रही होती है, जैसे कि आहार नली अगर आप देखेंगे तो इस आहार नली का जो एपिथेलियम है, जो कि बाहरी सरफेस होगा आहार नली के अंदर का, इसी तरह से अगर आप नाक का देखेंगे सरफेस, तो वहां पर एक सरफेस में जो कि सतह होगी। इसी तरह से आपके चर्म एक बाहरी सतह है। ये जो सतह हो रही होती है इसको मोटे तौर पे आप एपिथेलियम समझ सकते हैं। ये एक कोशिकाओं के स्तर पे प्रॉब्लम हो रही होती है। कोशिका जो है, सेल जिसको हम कह रहे होते हैं, वो सबसे बेसिक यूनिट हो रहा होता है, सबसे छोटा यूनिट हो रहा होता है। सो उसके अंदर में हमारा जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है जिसको कि हम डीएनए कह रहे होते हैं। इस डीएनए के अंदर में एक फिलैग्रिन नाम की लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का आजकल आपने काफी नाम सुन रखा होगा इस कोरोना वायरस से संबंधित। तो म्यूटेशन मतलब हो रहा होता है कि कुछ चीजें जो सीक्वेंस ए बी सी डी ई एफ जी एच है, अगर समझ लीजिए, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच का सीक्वेंस बदल करके ए बी सी और एफ जी एच हो गया, और डी और ई मिस कर गया। तो ये जो मिस कर जा रहा होता है या बदल जा रहा होता है सीक्वेंस, इसी को मोटे तौर पे म्यूटेशन कह रहे होते हैं।
तो जो हमने कहा कि सतही लेवल जो होता है वो एक बैरियर की तरह काम कर रहा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि श्वसन नली में जो कि एपिथेलियम होता है जो सतही लेवल पे होता है, चाहे वो नाक के लेवल पे मौजूद होता है या वो चर्म के लेवल पे होता है या आंखों के लेवल पे जो होता है, तो जहां कहीं भी बाहरी तत्व का जो आदान प्रदान हो रहा है जिस सतह पे, उस सतह पे जो चीज होती है उसको एपिथेलियम कहते हैं। और उस एपिथेलियम में कभी जब म्यूटेशन हो जा रहा होता है तो उसकी वजह से ये एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाया करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जेनेटिक जो कोशिकाओं के स्तर पे जो जीन्स होते हैं उनमें म्यूटेशंस की वजह से हो रहे होते हैं। लेकिन ये एलर्जी किसी एक खास अंग तक ये सीमित नहीं है। जब ये चर्म में हो रही होती है, जैसा कि आप ये देख रहे होते हैं, ये एलर्जिक राइनाइटिस है। जब ये नाक के स्तर पे, नाक के जो एपिथेलियम है, नाक की जो सतह है, उसमें जब ये एलर्जी हो रही होती है तो हम उसे अपनी डॉक्टरी भाषा में एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, जिसको आप अपने आम भाषा में नजला बोल रहे होते हैं। जब लंबे समय से सर्दी लगातार बनी हुई होती है तो उसको हम नजला कह रहे होते हैं। ठीक है, ये आम सर्दी से भिन्न है। ये बड़ी ही प्रॉब्लम वाली बात है। और जो मैं अपने मरीजों में देखता हूं कि काफी लंबे समय तक मरीज उसको आम सर्दी समझते हैं। आम सर्दी मुझे होती है या आपको होती है, साल में 2 दिन के लिए होती है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। ये सर्दी लगातार बनी हुई होती है और इस सर्दी के 3-4 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। पहली बुनियादी बात ये हो रही होती है कि ये सर्दी सुबह के समय ज्यादा होती है और दिन निकलने पे सर्दी कम जाती है। जबकि आपको जो दूसरी सर्दी हो रही होती है, जो कि हम साल में 2 दिन के लिए या 4 दिन या 5 दिन के लिए कभी हो रही होती है, तो आप देखेंगे कि वो सर्दी सुबह में भी रहा करती है, दोपहर में भी रहा करती है और रात में भी रहा करती है। लेकिन ये जो एलर्जिक राइनाइटिस है, इसमें खास बात ये हुआ करता है कि ये सुबह के समय इसकी सर्दी की तीव्रता ज्यादा रहा करती है, लेकिन दिन निकलने पे इसकी तीव्रता कम जाती है। दूसरा कि जो आमतौर पे सर्दी जो साल में 2 या 3 दिन के लिए कभी होती है, वो 2-4 दिन में समाप्त हो जा रही होती है। लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से जो सर्दी हो रही होती है वो लगातार लंबे समय तक चल रही होती है। बीच में हफ्ता 2 हफ्ता का हो सकता है कि थोड़ा आराम भी मिल जाए, लेकिन फिर से वो लौट करके सर्दी आ जा रही होती है। और ऐसा 6 महीने, साल भर या 2 साल से ऊपर वाले मरीज देखने को मुझे मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी सर्दी को नजरअंदाज कर रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि ये तो आम सी बात है, जो दूसरे लोगों को सर्दी हो रही होती है, तो वो सर्दी बोलते हैं। और उनके डॉक्टर साहब भी कई बार उसको सर्दी ही मान करके सर्दी के जैसा कुछ इलाज लिखते हैं, जिससे कि 2 से 4 दिन का आराम मिलता है और फिर लौट करके फिर से वापस वही सर्दी आ जा रही होती है। सो ये एक प्रकार की एलर्जिक राइनाइटिस है। ठीक है, ये एलर्जिक राइनाइटिस लंबे समय से जब ये सर्दी बनी हुई होती है, तो हम अभी आने वाले स्लाइड में बात करेंगे कि ये एक इंद्रधनुष के जैसा हो रहा होता है। इस इंद्रधनुष के एक कोने में ये एलर्जिक राइनाइटिस होता है और दूसरे कोने में एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, जब ये चर्म की एलर्जी होती है, वो जो हम देखेंगे। और यही आगे बढ़ करके ब्रोंकियल अस्थमा, मतलब सांस की परेशानी में तब्दील हो जा रहा होता है। सो ये बहुत जरूरी है समझने के लिए कि ये जो सर्दी है, जो लंबे समय से बनी हुई है, ये आम सर्दी नहीं है। आम सर्दी साल में 2 दिन 4 दिन के लिए मैक्सिमम होती है, लेकिन ये जो सर्दी लंबे समय से लगातार बनी हुई हो रही होती है, उसको आप नजरअंदाज ना करें और ध्यान दें। ये एलर्जिक राइनाइटिस है जो आगे चल के ब्रोंकियल अस्थमा का रूप ले रही होती है। ये देख सकते हैं आप, जैसा कि देख सकते हैं कि ये एक ददौरे जैसा आ रहा होता है। ये 2 प्रकार के ददौरे हमें देखने को मिलते हैं। एक बारीक ददौरे हो रहे होते हैं और एक एलर्जी का ही प्रारूप है। तो हमने पहला प्रारूप देखा
कि किस तरह से वो सर्दी के स्तर पे आपको सामने आ रहा होता है, जब तब ये चीज एलर्जिक राइनाइटिस कहलाती है। जब ये चर्म के स्तर पे हो रही होती है तो एटोपिक डर्म होती है। डर्मेटाइटिस के दो अलग अलग दौरे आते हैं, एक में कि नहाने के बाद आप तौलिए से अगर अपने लाइन जैसा आ जा रहा होता है। अब ये आप तीसरा देख सकते हैं कि ये एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो रहा होता है, जिसमें आंखों के स्तर पे ये एलर्जी हो जा रही होती है। तो आंखों का जो एपिथेलियम है, जो आंखों के स्तर पे जो की सतह है, उसमें भी ये वाली परेशानी आ जा रही होती है। और जब ये आंखों के स्तर पे हो रही होती है तो भी ये एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहला रही होती है। सो आप देख सकते हैं कि एक जो कि एलर्जी सर्दी के तौर पे सामने आ रही थी, एक एलर्जी जो कि चर्म के स्तर पे सामने आ रही थी, और तीसरा ये जो एलर्जी है ये आप जैसा देख सकते हैं कि आंखों के स्तर पे आ रही है सामने, और ये एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहला रही होती है। और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसके जो स्तर, जो आंखों में जो एपिथेलियम हुआ करता है, इन आंखों के एपिथेलियम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये परेशानी बन रही है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई बार जब ये एलर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही होती है तो ये एलर्जी आप ऐसा देख सकते हैं कि नॉर्मली जो है सांस की नली का ये प्रकार होता है, और जब एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो सांस की नली में सूजन आ जाया करती है, और वो इस तरह से सूज करके इतनी चौड़ाई जो है काफी कम सी हो जा रही होती है। तो ये सभी एलर्जी के अलग अलग प्रारूप हैं। ये एलर्जी चाहे खाने पीने के स्तर पे हो जाए या वातावरण के स्तर पे हो जाए, ठीक है। सो इस पे भी हम लोग अभी बात करेंगे आने वाली स्लाइड में कि ये एलर्जी हो कैसे रहा है। और ये देख सकते हैं आपकी ब्रोंकियल अस्थमा, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो सांस के स्तर पे जो है, ये जो सांस के स्तर पे आप देख सकते हैं कि सांस की नली में किस तरह से ये परेशानी पैदा हो रही होती है। और सांस की नली की जो चौड़ाई होती है, ये नॉर्मल चौड़ाई आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सी होती है, और जब सूजन आ जा रही होती है, सांस की नली जो सिकुड़ सी जा रही होती है, तो वो अस्थमा का किस तरह से प्रारूप ले ले रही होती है। ये एक काफी इंटरेस्टिंग स्लाइड है जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि जब छोटे बच्चे रहा करते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार की एलर्जी जो है काफी ज्यादा बढ़ी हुई होती है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ते चली जाती है, बाकी जो एलर्जी है वो राइनाइटिस जिसके बारे में हमने बात करी, जो कि सर्दी के तौर पे प्रेजेंट कर रहा था, वो जो है एक प्रकार सा बना रहा करता है। तो समय के साथ साथ उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, एलर्जी चाहे वो एटोपिक डर्मेटाइटिस मतलब चर्म का हो, या ब्रोंकियल अस्थमा का हो, या फूड एलर्जी हो, ये सभी समय के साथ घटते हैं। लेकिन जो सर्दी वाली समस्या है वो उम्रदराज लोगों में भी एक सी बनी रहा करती है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से एलर्जी जो है समय के किस तरह का पाथवे लेती है। ये थोड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी आपके लिए, लेकिन मोटे तौर पे ये जो एपिथेलियम या जो सतह वाली बात मैं बता रहा था, उसको बताने के लिए ये वाली स्लाइड मैंने रखी है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से एपिथेलियम, चाहे वो सांस की नली का एपिथेलियम हो, चाहे वो नाक के अंदर का एपिथेलियम हो, चाहे वो आंखों का एपिथेलियम हो, या चर्म का एपिथेलियम हो, ये सभी जगह वो एक ही प्रकार से रुकावट पैदा करते हैं बाहर के वायरस को लेकर के, या पॉल्यूशन को लेकर के, या किसी भी प्रकार का खाने पीने या वातावरण का कोई भी चीज हो, उसको किस तरह से ये रोकता है वो आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कई सारी चीजें खास करके गर्भवती महिलाओं में, खास करके जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हो रहे होते हैं, उनमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है ये एलर्जी होना। तो आप देख सकते हैं कि बाहरी वातावरण या घर के अंदर का जो पॉल्यूशन है, कोई सिगरेट का स्मोक हो, या ये कोई सोप और डिटर्जेंट्स हो, माइक्रोप्लास्टिक्स हो, या काफी ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अगर गर्भवती महिलाओं में हो रहा होता है, तो ये आगे चल करके एक ज्यादा से ज्यादा एलर्जी का कारण बन जा रहा करता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कि स्किन जो एपिथेलियम होता है,
उसमें एटोपिक डर्मेटाइटिस, जैसा कि हमने चर्म वाली एलर्जी के बारे में बात किया था, उसमें भी क्या क्या कारण हो सकते हैं, वही पॉल्यूशन वाली बात भी हो रही है। लेकिन उसके अलावा जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये विटामिन डी डेफिशिएंसी आप देख सकते हैं कि आज के समय में काफी ज्यादा कॉमन सी बात है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की एक बहुत बड़ी वजह है हम लोगों का ज्यादातर समय घरों के अंदर रहना, इंडोर रहना, और सुबह के समय जो अर्ली मॉर्निंग जो सनराइज हो रहा होता है, उस समय की जो सूरज की रोशनी है, उस समय हमारा घर से बाहर ना जा पाना, ये एक बहुत बड़ा वजह रहा करता है विटामिन डी डेफिशिएंसी का। छोटे बच्चों में अगर सूरज डूबने के समय में भी अगर वो बाहर को जाएंगे और सूरज की किरणें उन पे पड़ेंगी, तो भी उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होगा। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ सुबह के समय ही ऐसी सूरज की किरणें होती हैं जो विटामिन डी डेफिशिएंसी को कंट्रोल कर सकती हैं। उनके शाम में जाने से उनकी सूरज की किरणें उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी के कंट्रोल को नहीं बना पाएंगी। तो मैंने दो बातें बताई। एक बोला मैंने कि विटामिन डी का जो डिफिशियंसी है वो बहुत ही ज्यादा आज के समय में कॉमन है, क्योंकि बाहरी हम लोग आउटडोर जो है खेलना या आउटडोर जाना, ये सब कुछ काफी कम हो गया है। क्योंकि सुबह के समय जब सनराइज का समय होता है, तो वो जो सूरज की किरणें होती हैं, वो विटामिन डी डेफिशिएंसी बड़ों और छोटों दोनों में कंट्रोल करने में मदद करती हैं। लेकिन जो शाम का सूरज डूबने के समय का जो सूरज की किरणें होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंट। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि लंग एपिथेलियम में जिस तरह की अस्थमा की जो बीमारी हो रही होती है, उसमें भी पॉल्यूशन और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो रहा होता है, वो है सिजेरियन सेक्शन। जैसा कि आज के समय में देख सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की संख्या काफी कम है बनिस्बत के कि सिजेरियन सेक्शन की। तो ये सिजेरियन सेक्शन आने वाले समय में एलर्जी काफी ज्यादा बढ़े हुए होने का एक इंपॉर्टेंट कारण बनता है। ठीक है। और इसी तरह से खाने पीने वाली जो चीजें हैं, उसमें एक फॉर्मूला फीडिंग, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला फीडिंग का मतलब ये हो रहा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग ना करा करके, मतलब स्तनपान ना करा करके, जो कि महिलाएं अपने बच्चों को शुरुआत से ही फॉर्मूला फीडिंग, मतलब जैसे सेरेलैक हो गया, लैक्टोजन हो गया, ये सब चीजें जल्दी से जल्दी देना शुरू कर देती हैं और स्तनपान रोक देती हैं, ये उनके लिए काफी ज्यादा एलर्जी का कारण बन जाया करता है। सो ये 2-5 चीजें जो कि हमने यहां पर डिस्कस किया कि एंटीबायोटिक का काफी ज्यादा इस्तेमाल होना, या बाहरी वातावरण का, या घरों के अंदर में भी जो पॉल्यूशन होता है, या सिगरेट स्मोकिंग का, या किसी भी प्रकार का बीड़ी स्मोकिंग या सिगरेट स्मोकिंग जो, या स्मोक कहीं से भी आ रहा हो, ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है एलर्जी का। दूसरा, विटामिन डी डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा होता है। और तीसरा, जैसा कि आप देख सकते थे कि सिजेरियन सेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो रही होती है। ये अस्थमा से संबंधित आप मोटे तौर पे देख सकते हैं कि क्या वजह है जो कि अस्थमा की बीमारी है। घरों में अगर कोई पालतू जानवर मौजूद हो, या आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस हो सकता है, या ये जो बग्स वाली बात हो रही होती है, जो घरों में जो है कई बार जो है आपके इस तरह के कीटाणु मौजूद हो रहे होते हैं, या स्मोकिंग वाली बात हो रही होती है, या पॉल्यूशन वाली बात हो रही होती है, तो ये काफी इंस्टिगेटिंग फैक्टर रहा करता है। क्या क्या चीजें हो सकती हैं जहां पर कि इस तरह का जो है आप देख सकते हैं कि अस्थमा वाली परेशानी के लिए रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। एक, गले से घरघराने जैसी आवाज आने लग जाती है, गले से घरघराने जैसी आवाज आना। दूसरा, ये खांसी वाली बात होना। कई बार जो ये खांसी वाली बात है, काफी लंबे समय से ग्रसित ऐसे खांसी वाले मरीज मेरे पास आ रहे होते हैं, तो उसमें से 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि वो खांसी को सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सी खांसी ही मान रहे होते हैं। भले ही उनको 2 महीने से या महीने भर से ज्यादा हो गई हो खांसी, लेकिन तब भी वो और उनके डॉक्टर साहब
उसको मात्र खांसी ही मान रहे होते हैं और खांसी के लिए खांसी की शीशी लिख रहे होते हैं। संतरा, नीला, पीला, काला, 4 प्रकार के खांसी की वो शीशी पी चुके होते हैं, लेकिन तब भी वो उसको सिर्फ और सिर्फ खांसी मान रहे होते हैं और खांसी से संबंधित कुछ खांसी की शीशी पी रहे होते हैं। पर सच बात यह है कि इसके 3-4 मुख्य बातें होती हैं जिनसे कि आप अस्थमा की खांसी को दूसरी खांसी से डिफरेंशिएट, दूसरी खांसी से अंतर कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि जो दूसरे लोगों को खांसी हो रही होती है तो उनमें वो खांसी ज्यादा से ज्यादा 5 से 4 दिन, 7 दिन, 6 दिन के भीतर समाप्त हो जा रही होती है और वो के लिए हो सकता है आपको खांसी की शीशी लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही होती है। लेकिन यहां पर ये खांसी काफी लंबे समय से, हो सकता है महीना भर, हो सकता है कि 1.5 महीना, हो सकता है 2 महीने से ये खांसी चल रही होती है। मैं मानता हूं कि ये खांसी लगातार एक जैसी नहीं बनी हुई होती है, हो सकता है कि बीच में थोड़ी कम भी जाती है, फिर ये लौट करके बढ़ जाती है, फिर थोड़ी कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप उसको गौर से देखेंगे, सोचेंगे या पूछेंगे तो आप पाएंगे कि ये खांसी लंबे समय से लगातार सी बनी हुई है। दूसरी बात यह होती है कि जो आमतौर से खांसी 4-5 दिन में समाप्त हो जा रही होती है, वो खांसी दिन भर चल रही होती है, हो सकता है रात में भी चल रही होती है। लेकिन अस्थमा के कारण जो खांसी चल रही होती है उसमें यह खांसी का विशेष तौर पे रात में बढ़ जाना काफी ज्यादा एक जरूरी अंतर पैदा कर रहा होता है। जब आप उनसे पूछेंगे या आप देखेंगे या खुद में महसूस करेंगे कि ये खांसी रात के समय दिन की अपेक्षा ज्यादा रहा करता है, तो ये 2 बेहद जरूरी चीजें हो रही होती हैं जो कि खांसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इस खांसी को, अस्थमा वाली खांसी को, नॉर्मल टाइप की जो खांसी जो 4-5 दिन वाली होती है उससे डिफरेंस समझने का। क्योंकि आप खांसी को सिंपल खांसी मान करके ही तरह तरह की खांसी की शीशी या थोड़े बहुत एंटीबायोटिक या थोड़ी बहुत दवाइयां लेकर के टाइम काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। होता दरअसल ये है कि महीना, 4 महीना, 2 महीना में ये खांसी खुद ब खुद कम भी हो जाती है और फिर अगले साल या 6 महीना में या 2 महीना में फिर लौट करके ये खांसी बढ़ सी जा रही होती है। सो इस खांसी के जो की वजह है, जब तक कि आप उसका सही इलाज और पूरा इलाज नहीं करेंगे तो ये बीमारी एक सी बनी रह जाएगी और ये आने वाले समय में आपके लिए काफी कष्टदायक होगी। तीसरी चीज हो रही होती है जो अस्थमा का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य लक्षण में, वो है सांस का चलना। काफी ज्यादा सांस डिफिकल्टी से, काफी ज्यादा सांस तकलीफ से आना। इसके संग संग दिल की रफ्तार थोड़ी तेज सी लगना, ठीक है, और छाती में एक जकड़न जैसी महसूस होना। तो मैंने बताया सबसे पहले जो अस्थमा के लक्षण आप देख सकते हैं उनमें एक गले से घरघराहट की आवाज आना, खास तौर पे ये घरघराहट की आवाज रात के समय थोड़ी ज्यादा सी रहना। और खांसी के बारे में मैंने मुख्य तौर पे आपको 2 बातें बताई कि खांसी लंबे समय से चलना, बीच में थोड़ा कम भी हो जाना और फिर लौट करके बढ़ जाना, और दूसरा कि ये खांसी रात के समय दिन की अपेक्षा ज्यादा चलना, सांस फूलना और दिल की रफ्तार ज्यादा महसूस करना। इसके संग संग छाती में जकड़न भी महसूस कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जांचें जो हैं बेहद जरूरी होती हैं। एक जांच का नाम है स्पायरोमेट्री। कुछ लोग जानते भी होंगे इस स्पायरोमेट्री को, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। ये स्पायरोमेट्री वाली एक जांच होती है। मैं आने वाले स्लाइड में दिखाता हूं कि ये स्पायरोमेट्री की जांच किस प्रकार से की जाती है। और एक पीक फ्लो मीटर होता है, ये भी क्या होता है वो भी आप देख सकते हैं। और रेडियोलॉजी का मतलब होता है कि एक चेस्ट एक्सरे जो है इसमें काफी मददगार साबित हो रही होती है। और एलर्जी के लिए स्किन टेस्ट हो सकता है और ब्लड टेस्ट भी हो सकता है। ऐसा होता है ये बुनियादी तौर पे स्पायरोमेट्री। आप देख सकते हैं नाक में आपकी क्लिप लगा करके मुंह में इस तरह से लगाया जाता है। ये जो है इसके कई विभिन्न प्रकार हैं। बिना हैंड हेल्ड वाला है। इसका मतलब ये होता है कि आप जैसा देख सकते हैं कि ये मुंह में लगा करके कंप्यूटर से ये कनेक्शन बनाया हुआ है, और एक ऐसा भी होता है जो कि आप मुंह में लगा रहे होते हैं लेकिन कंप्यूटर से उस समय कनेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, बाद में उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं, जिसको हम पोर्टेबल स्पायरोमेट्री भी कह रहे होते हैं। ये पीक फ्लो मीटर हो रहा होता है। ये पीक फ्लो मीटर आप देख सकते हैं, उसमें लाल वाला और हरा और पीला का है। ये मतलब
बता रहा होता है कि नॉर्मल का रेंज कहां तक है, और आपका ये मतलब जो आप ये मुंह का जो बनाने आया हुआ है, ये जो बीच वाला जो आपका लाल है, ये जहां तक जाता है वो बताता है कि अगर 250 से नीचे ही रह गया तो मतलब ये गंभीर अवस्था है, और अगर वो हरे से ऊपर चला गया मतलब कि ये आपकी नॉर्मल स्थिति है। मोटे तौर पे जो कि अस्थमा है उसे हम 3 प्रकार से डिवाइड कर रहे होते हैं, माइल्ड, सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग। इसका मतलब क्या होता है कि माइल्ड टू मॉडरेट वो हो सकते हैं जिनका की ऑक्सीजन की क्षमता, जैसा कि आपने देखा होगा वो ऑक्सीजन सैचुरेशन मापने वाली मशीन हो रही होती है, पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, कोरोना में आपने काफी बार देखा होगा। सो वो जो है आप देख सकते हैं कि 92% से ज्यादा अगर है तो हम उसको माइल्ड टू मॉडरेट मान रहे होते हैं, लेकिन अगर 92% से नीचे जा रहा होता है तो हम सीवियर या लाइफ थ्रेटनिंग वाली श्रेणी में रख रहे होते हैं। आप जो रेस्पिरेटरी रेट है, मतलब जो सांस लेने की जो रफ्तार है, वो नॉर्मली 1 मिनट में 14 से 18 बार हम ले रहे होते हैं, और हमें मालूम भी नहीं चल रहा होता है कि हम कितनी बार सांस ले रहे होते हैं 1 मिनट में। लेकिन जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनके लिए एक एक सांस बेहद इंपॉर्टेंट हो जा रहा होता है जब उनकी तकलीफ बढ़ जा रही होती है। तो सो आप देख सकते हैं कि सांस की रफ्तार किस तरह से बढ़ते चली जा रही है, और जब लाइफ थ्रेटनिंग हो जा रहा होता है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसका छाती जो है बिल्कुल शांत पड़ जा रहा होता है। अब उसमें सांस लेने की ताकत भी नहीं बच रही होती है, वो अब थोड़ा सा बेहोशी जैसा हो जा रहा होता है, वो कंफ्यूज्ड हो जा रहा होता है और उसका शरीर नीला पड़ रहा होता है। ये स्लाइड मैं समझता हूं कि बेहद जरूरी है, और इस स्लाइड को आप देख सकते हैं कि इसके लिए बताया गया कि 5 राइट चीजें होनी चाहिए: सही मेडिकेशन और सही डोज, सही टाइम पे दवाई मिलनी चाहिए, और सही रूट, और ये सही पेशेंट। अब इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है सही मेडिकेशन। ये मेडिकेशन का सही होने का क्या मतलब है? कोई भी जानता है कि सही मेडिकेशन होना बेहद जरूरी है मरीज को ठीक होने के लिए, तो यहां पर इसे इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया गया, क्यों इतनी जगह दी जा रही है ये बात बताने के लिए कि सही मेडिकेशन होना चाहिए। दूसरी चीज है कि सही डोज। अब ये सही डोज वाली बात का क्या मतलब है? ये सभी को लगता है कि कौन सी बड़ी बात है, सही डोज तो होना ही चाहिए, किसी भी मरीज को ठीक होने के लिए सही डोज होना चाहिए। और सही रूट, रूट मतलब होता है कि किस तरीके से हम अपने मरीज को दवाई दे रहे हैं। मैं ये स्लाइड आपके लिए बेहद जरूरी तरीके से लाया हूं, ये आपकी जो सोच है उसको बदलने के लिए लाया हूं। ये जो स्लाइड है वो आपकी टोटल जो थॉट प्रोसेस है उसको बदलने के लिए है, क्योंकि अभी ये जो तीनों बातें मैंने आपसे बोली कि सही दवाई, सही डोज और सही रूट, इसका क्या मतलब है और क्यों ये बातें यहां पर अभी हो रही हैं, मैं इसलिए ये वाली बातें आपको बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत लंबे समय से मेरे को इसमें काम करते हुए, जो कि रेस्पिरेटरी पे काम करते हुए, सांस के मरीजों से काम करते हुए मेरे को समय गुजरा है, और मैंने ऐसा महसूस किया है कि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जिस तरह से ब्लड प्रेशर या शुगर के लिए गोली होती है, उसी प्रकार सांस के लिए भी अगर गोली होती तो काफी अच्छा होता, और काफी आसान तरीके से वो खा लेते, और ब्लड प्रेशर और शुगर में जिस तरह से गोली होती है उसी तरह से उनका दिन भर में 1 गोली या 2 गोली खा करके निपटारा हो जा सकता था। पर यहां पर ये जो सही मेडिकेशन वाली बात है इसको बेहद जरूरी तरीके से समझना होगा, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी की जो दवाइयां होती हैं वो शुगर या ब्लड प्रेशर की गोलियों की तरह नहीं होती हैं, और वहां पर जो काम करने का तरीका होता है वो अलग हो रहा होता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्य तौर पे क्या होता है कि ऐसा कुछ सवाल भी मुझसे पूछने के लिए अभी ऐसी बात रही कि क्या इनहेलर हमको इस्तेमाल करना चाहिए या इनहेलर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या मेरे पास मरीज ऐसे आते हैं और वो कहते हैं कि क्या मुझे इनहेलर की आदत तो नहीं पड़ जाएगी, और मुझे इनहेलर की जगह पे आप गोलियां दे सकते हैं तो बेहतर होगा, और मैं गोलियां खाना चाहता हूं, मैं इनहेलर नहीं लेना चाहता हूं। अब यहां पर ही ये सबसे जरूरी बात हो रही थी कि क्या सही मेडिकेशन होगा। तो ये जो सही मेडिकेशन की परिभाषा है
वो सांस के मरीजों के लिए बेहद जरूरी तरीके से समझने की है कि ये गोली वाली जो चीज होती है या जो इंजेक्शन वाली चीज होती है, उससे ज्यादा बेहतर जो इनहेलर होते हैं, जो कि चाहे वो मीटर डोज इनहेलर बोलिए या ड्राई पाउडर इनहेलर बोलिए, वो आने वाले स्लाइड में दिखाता हूं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। पर मोटे तौर पे आप समझने की कोशिश करिए कि जो इनहेलर होता है वो ज्यादा बेहतर है सांस के मरीजों के लिए गोली या इंजेक्शन की अपेक्षा में। तो ये पहला मेडिकेशन की बात हुई। अब ये जो डोज वाली बात हो रही है, इसका क्या मतलब है, ये आने वाली स्लाइड में मैं दिखाता हूं कि आप यहां पे देख सकते हैं कि ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के इनहेलर हो रहे होते हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये ड्राई पाउडर इनहेलर है, इसको मीटर डोज इनहेलर MDI कहते हैं, ये जो आपके सामने स्लाइड में आप देख सकते हैं। और ये जो है इसको ड्राई पाउडर इनहेलर बोलते हैं, DPI बोलते हैं। अब ये जो DPI है, आप इसको अगर देखेंगे यहां पर गौर से, अगर आप देख सकते हैं, मैं आपको अगर दिखा पाता हूं तो यहां 6 mcg लिखा हुआ है, 6 माइक्रोग्राम लेंगे, 200 माइक्रोग्राम लिखा हुआ है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप इसको गौर से देखिए, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे पहले आपने कभी नहीं ध्यान दिया होगा कि ये जो इनहेलर होते हैं इनमें माइक्रोग्राम में ये डोज हो रहा होता है। जबकि आप जो गोलियां खा रहे होते हैं, जैसे कि आप पेंटाप्राजोल का गोली, गैस का गोली खा रहे होते हैं, वो मैंने जानबूझ करके एक स्लाइड लगाया है ताकि आप समझ सकें कि यहां पर जो डोज होता है वो मिलीग्राम में है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये माइक्रोग्राम में है, मतलब 1/1000वां हिस्सा। मतलब ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इनहेलर होते हैं वो सांस के मरीजों के लिए बेहतर होते हैं। दूसरी चीज कि इनका डोज, जो आमतौर से जो गोली जिसकी आप जिद कर रहे होते हैं कि गोली खाना ज्यादा लाभदायक है या इंजेक्शन लगवाना ज्यादा लाभदायक है, सो उसका डोज इनहेलर में 1/1000वां पार्ट होता है, 1/1000वां पार्ट। और तीसरी चीज जो कि मैं यहां पर बता रहा था कि सही रूट का बात ये हो रहा होता है कि अगर आप मान लें कि घाव आपके कोई हो और घाव आपके हथेली में हो और आप डिटॉल लगा रहे हो अपने छाती पे, तो वो डिटॉल आपके छाती पे लगाने से हथेली का घाव नहीं भर पाएगा आसानी से, और भरेगा ही नहीं। तो वही वाली बात हो रही होती है कि जब हम गोली खा रहे होते हैं या इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं, तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, मतलब ब्लड के द्वारा, जब पेट में अगर गोली खाए हो या अगर इंजेक्शन लगाए हो तो ब्लड के द्वारा हार्ट में जाता है, और हार्ट से जा करके उसका कई हिस्सा, अलग अलग किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, हो सकता है दिमाग में, हर जगह उसका डिवाइड हो जाया करता है डोज, और उसका एक हिस्सा फेफड़े में भी चला जाता है जहां पर की उसकी आवश्यकता है। जबकि इनहेलर अगर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो डायरेक्टली वो इनहेलर वहीं पर जाकर के काम कर रहा होता है जहां पर कि उसको काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए उसका डोज काफी कम इस्तेमाल करने पे भी वो कारगर साबित होता है। जबकि अगर उसको ओरल हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब अगर हम गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं या इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका कई एक हिस्सा दूसरे अंगों में भी चला जाता है जहां पर कि उसकी आवश्यकता नहीं होती है, और इसीलिए उसका डोज ज्यादा वहां रहा करता है, और इसीलिए उसके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा होते हैं। सांस के मरीजों के लिए इनहेलर का इस्तेमाल करने पे किसी भी प्रकार का डिपेंडेंसी या किसी भी प्रकार की आदत नहीं पड़ जा रही होती है, बल्कि उसका डोज इनहेलर का टैबलेट की अपेक्षा काफी कम हुआ करता है, और वो मरीज को फायदा ज्यादा पहुंचाता है और साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज बेहद जरूरी था जो कि मुझे यहाँ पे आपको बताने की जरूरत थी। सही दवाई, सही डोज, सही रूट। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं कि जो सही दवाई है वो सांस के मरीजों के लिए इनहेलर सबसे जरूरी हुआ करता है।
दूसरा कि इसका डोज जो है ओरल गोलियों के अपेक्षा और जो इंजेक्शन होता है उसकी अपेक्षा काफी कम होता है, 1/1000वां हिस्सा होता है। और डायरेक्टली अगर उसको इनहेलर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और ओरल या इंजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल ना करें तो वो मरीज को ज्यादा लाभकारी होगा, काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा और साइड इफेक्ट्स काफी कम रहेंगे। ये बातें हो रही थी कि अगर अस्थमा के मरीज हों तो हम लोगों को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, और ये सारे मरीजों के लिए होता है कि हमें दिन और रात सारे समय उसको नॉर्मल उसका फंक्शंस को पहुंचने की कोशिश करनी होगी। हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, इनहेलर इस्तेमाल करना चाहिए, और जो भी एलर्जी करा रहे होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, और हमें रूटीन चेकअप कराना चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एलर्जी, चाहे वो चर्म की एलर्जी हो या सर्दी जैसी एलर्जी जो बना रहा था, जो एलर्जिक राइनाइटिस कहला रहा था, या एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस आंखों में भी एलर्जी करा रहा था, ये सभी चीजें धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे अर्बनाइजेशन आया है उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है, और जो कि इकोसिस्टम में बदलाव हुआ है उसकी वजह से भी ये एलर्जी की चांसेस, एलर्जी के जो केसेस हैं वो समय के साथ साथ बढ़ रहे हैं। सो हमें ये देखने की जरूरत होगी कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट को कितना सहेज सकते हैं और कितना बायोडाइवर्सिटी जो कि खत्म हो रहा है समय के साथ साथ उसको वापस नॉर्मलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि समय के साथ साथ डिसबायोटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, और ये हमें अपने वापस नॉर्मल लाइफ इस कंडीशंस में पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे सर ये ब्रोंकाइटिस का जो प्रॉब्लम आता है, तो ये जब हमारा जो गला होता है उसमें कफ से जाम हो जाता है और लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए क्या सर सजेस्ट करेंगे आप? जैसे कि ये ब्रोंकाइटिस जो एक शब्द है ये कॉमन सा शब्द है, ठीक है ना। तो ब्रोंकाइटिस काफी एक कॉमन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या डॉक्टर साहब आपके जो हो रहे होते हैं वो एक आम भाषा में आपको समझाने के लिए बोल रहे होते हैं कि आपका कफ जो है छाती में जम गया है। पर खास बात यह है कि ये जो लंबे समय से खांसी अगर किसी को बनी हुई है तो ये जरूरी है कि उसको एलर्जी की प्रॉब्लम है ये समझने की जरूरत है, या उसको इन्फेक्शन की वजह से लंबे समय से खांसी बनी हुई है ये समझने की जरूरत है। मोटे तौर पे एक आम आदमी के समझने के लिए मैं इसको दो तरीके से समझा सकता हूं कि अगर लंबे समय से खांसी हो और अगर उसमें कोई बुखार ना हो और उसमें खखार नहीं ज्यादा बन रहा हो तो ये एलर्जी का एक वजह बन सकता है, जबकि उसको खांसी काफी ज्यादा आ रही है और छाती में जकड़न महसूस हो रही है। लेकिन अगर बुखार आ रहा हो और खखार भी आ रहा हो और छाती में जकड़न महसूस हो रहा हो तो ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ये एक निमोनिया की वजह से भी हो सकता है, या कोई और दूसरे इन्फेक्शन के भी वजह से हो सकता है। तो दो बातें हो गई, जिसको कि हम ब्रोंकाइटिस बोल रहे होते हैं आम शब्दों में, ब्रोंकाइटिस या कफ जम गया है। डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि आपके छाती में कफ जम गया है। तो ये जो कफ जमने वाली बात है इसको मोटे तौर पे दो तरीके से देखा, या तो एलर्जी या इन्फेक्शन। एलर्जी किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी कीटाणु के वजह से नहीं होता है, जैसा भी आपने स्लाइड में देखा कहीं भी मैंने कीटाणु का जिक्र नहीं किया। ये हमारे सतह पे, एपिथेलियम पे जो कि बैरियर होता है उसके टूटने की वजह से, उसके सही फंक्शंस नहीं करने की वजह से जो परेशानी बनती है उसकी वजह से एलर्जी होती है। लेकिन जब कीटाणु आ जाएगा तब वहां पर इन्फेक्शन कहलाएगा, और वो जो कीटाणु है वो समय के साथ साथ अपनी परेशानी बढ़ाता चला जा रहा होता है। इसलिए खास बात यह है कि वहां पर वो खखार उत्पन्न हो जा रहा होता है, खखार बनने लग जाया करता है। यहां पर एलर्जी में खखार वाली बात मोटे तौर पे नहीं आ रही होती है, और वहां पर क्योंकि कीटाणु हो रहा होता है वो बुखार पैदा करता है, बुखार, फीवर, और यहां पर कोई भी कीटाणु नहीं होते हैं इसलिए यहां पर फीवर वाली बात भी नहीं होती है। डॉक्टर साहब ये ILD और लंग्स फाइब्रोसिस ये दोनों सेम है या अलग अलग है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेदर इट इज रिवर्सिबल और नॉट।
ये बड़ा सवाल है और ये इस चीज से थोड़ा सा अनरिलेटेड है, लेकिन तब भी मैं बताना चाहूंगा कि ILD का फुल फॉर्म होता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एक बड़ा सा टर्म है जिसके अंतर्गत बहुत सारी बीमारियां आती हैं, और मोटे तौर पे इन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का जो पूरा बीमारी है, इसके खास बात क्या है। अगर हम अपने फेफड़े को देखते हैं तो ये फेफड़ा बिल्कुल और बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के ही प्रकार का होता है। अगर आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा होगा गौर से, तो बिल्कुल ये हमारे फेफड़े की तरह होता है। बस फेफड़े और मधुमक्खी के छत्ते में अंतर ये होता है कि यहाँ पर फेफड़े में खून का सर्कुलेशन है और यहाँ पर सांस का आदान प्रदान हो रहा होता है। और अगर सांस का आदान प्रदान होना बंद हो जाए और अगर वहां पर खून का सर्कुलेशन बंद हो जाए तो वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह तब्दील हो जाएगा। ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल यही, बिल्कुल सेम टू सेम, उसमें सांस लेने का आदान प्रदान होना बंद हो जा रहा होता है धीरे धीरे, और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जा रहा होता है। तो फेफड़े के कुछ हिस्से से ये शुरुआत होता है, खास करके निचले फेफड़े से ये परेशानी शुरू होती है, और धीरे 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 समय के साथ साथ ये बढ़ते चला जाता है और फेफड़े को ज्यादा से ज्यादा निष्क्रिय करता चला जाता है। बुरी बात यह है कि अभी तक इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा होता है। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जब पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि ये फेफड़े में इस तरह से निष्क्रियता क्यों आ रही होती है, तो इसकी बहुत बेहतरीन सटीक दवाई भी अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जो कि फेफड़े में जो कि निष्क्रियता आ रही होती है, जिसमें कि वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह तब्दील हो रहा होता है, ये हम कोरोना की बीमारी में भी कहते हैं कि कोरोना में भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया है या कोरोना में भी एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की बात आ रही होती है। पर ये बात सच नहीं है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। और कोरोना के मरीजों में पल्मोनरी फाइब्रोसिस वाली बात नहीं हो रही होती है, जो कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के बीमारी में होती है। जैसा मैंने बोला कि वहां पर फेफड़ा निष्क्रिय हो रहा होता है और समय के साथ साथ वो बढ़ रहा होता है और वो ठीक नहीं हो रहा होता है, उसके लिए कोई उपलब्ध दवाई नहीं है। जबकि कोरोना के मरीजों में ये जो फेफड़े में सिकुड़न वाली बात या फेफड़े में जो खराबी वाली बात हो रही होती है, वो अधिकांश मरीज में समय के साथ साथ रिवर्सिबल होता है और समय के साथ साथ उसकी निष्क्रियता कम होती है और वो बेहतरी की तरफ जाता है। मैंने ऐसा देखा कि पिछले साल जो कि 84 दिन, 60 दिन, 72 दिन, यहां तक कि 90 दिन भी आईसीयू में समय गुजारे थे, जिनका कि 25-25 स्कोर था सिटी स्कैन में, उनको 3 महीने से 4 महीने के बाद मैंने जब सिटी स्कैन करा करके देखा तो उनका फेफड़ा पहले की अपेक्षा में 90% सुधार हो चुका था। सो ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वाली बात जो है ये कोरोना के मरीजों में नहीं होती है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। सभी को मेरा नमस्कार। सर, मैं आपसे 2 बातें जानना चाहता हूं। एक तो श्वास का अस्थमेटिक पेशेंट और हार्ट पेशेंट एक साथ में हो तो उनको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी चीज, इनहेलर जो आपने बताए हैं, इनहेलर मेरे ख्याल से आप डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, एक नॉर्मल इनहेलर और एक स्टेरॉइड का इनहेलर। क्या इनहेलर स्टेरॉइड के ही होते हैं तो उनका प्रभाव लंबे समय में लंग्स के लिए कड़ा कर सकते हैं, वो स्टिफ हो सकते हैं, तो वो तो हार्मफुल हो सकते हैं। मेरा ऐसा आपसे पूछना है सर। आपका 2 सवाल है। पहला सवाल है कि सांस के मरीज, मुख्य तौर पे जो कि ब्रोंकियल अस्थमा के मरीज हैं, उनका हार्ट वाले मरीजों के साथ किस तरह से रहा रहेगा। तो जो सांस वाले मरीज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो रही होती है कि हार्ट के मरीज, हार्ट आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम है वो बिल्कुल फेफड़े से जुड़ा हुआ है, और जो सांस फूलने वाली परेशानी की बात है ये हार्ट के मरीजों में भी पाई जाती है और सांस के मरीजों में तो पाई ही जाती है।
सो ऐसी क्या क्या बातें हो सकती हैं जो कि सांस के मरीज के वजह से जो सांस फूल रही है, सांस की बीमारी की वजह से, जो फेफड़े की बीमारी की वजह से जो सांस फूल रही है, और हार्ट की बीमारी की वजह से जो सांस फूल रही है, उनमें डिफरेंस पैदा कर सकेगी। तो खास बात ये है कि कुछ एक लक्षण इनको पहचानने में काफी ज्यादा मददगार साबित हो रहे होते हैं, जो कि हार्ट के मरीज के अलग हो रहे होते हैं और जो सांस के बीमारी की वजह से हो रहे होते हैं। उनमें सबसे बुनियादी तौर पे ये देखने को होता है कि जो हार्ट की वजह से हो रहे होते हैं वो खास करके जब देर रात में लेटे हुए होते हैं या लेटने की स्थिति में जब जा रहे होते हैं, तब उनकी सांस ज्यादा फूल जा रही होती है। और जो फेफड़े की वजह से जो सांस फूलने की परेशानी हो रही होती है, वो चला फिरी जब कर रहे होते हैं तब वो सांस की परेशानी ज्यादा बन रही होती है। ये बात सही है कि हार्ट वाले मरीज भी जब चला फिरी कर रहे होते हैं तब भी उनकी सांस फूल रही होती है, लेकिन जो फेफड़े की वजह से जो सांस फूलने की परेशानी वाले मरीज होते हैं, उनमें लेटने पे बहुत ज्यादा सांस की परेशानी नहीं होती है, जब तक कि उनकी सांस की परेशानी हार्ट को इन्वॉल्व ना कर ले। तो मोटे तौर पे सांस की बीमारी के वजह से, जो फेफड़े की बीमारी के वजह से सांस फूलने की परेशानी होती है, उसमें देर रात में लेटने पे सांस फूलने की बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी जब तक कि उसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो गया है। जबकि हार्ट की वजह से जो सांस फूलने की परेशानी होती है, उसमें लेटने पे सांस की परेशानी ज्यादा बढ़ जाया करती है। और जब चला फिरी करते हैं तब तो वो हार्ट वाली में भी सांस फूलने की परेशानी बनती ही बनती है। सो ये एक मुश्किल सा कंडीशन होता है जिसको कि पहचानने में थोड़ी कठिनाई आती है, जिसके लिए अलग अलग विभिन्न जांचें मौजूद हैं, जिसमें कि हार्ट का सबसे अच्छा सटीक जांच जो कि सांस की परेशानी पैदा कर रही होती है, उसको डिफरेंस पैदा करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी करा रहे होते हैं, जिससे कि सांस की क्षमता हमें पता चल रही होती है। उसी के साथ साथ हमें स्पायरोमेट्री कराने से फेफड़े की क्षमता के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ये दो अलग अलग जांचें होती हैं जिनसे कि मोटे तौर पे हमें हार्ट और सांस, फेफड़े की बीमारी को अलग अलग डिफरेंशिएट करने में मदद मिलती है। दूसरा सवाल आपका है कि क्या स्टीरॉयड का इनहेलर और एक नॉर्मल इनहेलर का तात्पर्य आपका ये होता है कि सैल्ब्यूटामॉल का जो इनहेलर होता है, जिसको वेंटोलिन के नाम से भी आ रहा होता है या एस्थेलिन के नाम से आ रहा होता है, वो स्टीरॉयड वाले जो इनहेलर होते हैं उनके लंबे समय के इस्तेमाल से क्या नुकसान भी हो रहा होता है? जैसा कि मैंने दिखाया और माइक्रोग्राम वाली बात आपको समझाने की कोशिश करी कि 1/1000वां हिस्सा मौजूद हुआ करता है, जो कि स्टीरॉयड का नॉर्मल डोज होता है उससे 1/1000वां हिस्सा। सो ये वाली बात कि लंबे समय से फेफड़े में अगर सांस की, अगर कोई बीमार व्यक्ति है जिसको कि सांस की परेशानी रहती है और उसमें अगर स्टीरॉयड का इनहेलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये बात सबसे जरूरी है समझना कि लंबे समय से वो अगर सांस की परेशानी से ग्रसित है तो उसके स्ट्रक्चरल रीमॉडलिंग, जैसा कि मैंने थोड़े समय पहले बताया कि उसके स्ट्रक्चरल रीमॉडलिंग मतलब कि उसके जो फेफड़े का आकार है, जो सांस की नली है, उसका आकार ही समय के साथ साथ बदल जाएगा और उसकी सांस की नली परमानेंट तौर पे सिकुड़ सी जा रही होती है, रीमॉडलिंग हो जाएगा, सांस की नली का रीमॉडलिंग हो जाएगा और उसको सांस की परमानेंट परेशानी बन जाएगी अगर सांस की नली की चौड़ाई को समानांतर तौर पे ना बनाया गया तो। सो ये स्टीरॉयड के जो इनहेलर हो रहे हैं वो लंबे समय के इस्तेमाल करने से जितना कि नुकसान होना है उससे कहीं 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 ज्यादा नुकसान उसके ना इस्तेमाल करने से है। और स्टीरॉयड के लंबे इनहेलर इस्तेमाल से बहुत विशेष तौर पे कोई भी गंभीर समस्या को नहीं पाया गया है, बनिस्बत के कि अगर वो उसको इस्तेमाल करें और उसको सही तरीके से इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया तो स्ट्रक्चरल रीमॉडलिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अपनी बात को मैं फिर से रिपीट करता हूं कि स्टीरॉयड वाले जो इनहेलर होते हैं, अगर आपके मरीज को गंभीर सांस की परेशानी है तो उनमें वो ज्यादा लाभकारी हैं और उनके साइड इफेक्ट्स बेहद निम्न हैं, बेहद कम हैं
और उनको बिल्कुल सेफली इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आईवाईसी के डॉक्टर ग्रुप से है, जिसको रुपेश चौधरी जी ने पूछा है। सर इनको खांसी के साथ ब्लड आ रहा है और अभी कुछ दिनों से इनको अल्टरनेट ऐसा हो रहा है, तो इन्होंने पूछा है कि इसके लिए इनको कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं, या इनका एक प्रश्न और भी निकल कर आया कि इनको ये लगातार जो खांसी या खांसी के साथ जो खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, इसके कारण कौन सी बीमारी हो सकती है सर? ये जो अभी खांसी लंबे समय से चल रही है और खून आ रहा है, इसमें बुनियादी तौर पे दो बीमारियों को हम लोग देखते हैं। एक जिसका की नाम है ट्यूबरक्लोसिस, और दूसरा जो कि हम देख सकते हैं कि क्या ये लंबे समय से अभी बनी है, तो ये कुछ कैंसर की गठान वाली बात को भी रूल आउट करना चाहिए। इन सभी चीजों के अलावा जो तीसरी चीज हो सकती है वो ये है कि कई बार नाक में अगर उंगली को इस्तेमाल कर रहा हो, नोज प्रिकिंग बार बार कर रहा हो, तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी इंफेक्शन होने की वजह से इस तरह का खून आ जाया करता है। तो मैंने दो पहले बात बताई और फिर तीसरी बात बताई। तो अगर खांसी लंबे समय से बनी हुई है तो ये देखने की जरूरत है कि उसमें खखार आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अगर खखार आ रहा है तो इन्फेक्शन वाली बात होगी, और क्योंकि मैंने ट्यूबरक्लोसिस बोला तो वो एक प्रकार का इन्फेक्शन है, तो वहां पर खखार आना हो सकता है। तो खखार के साथ खून आ रहा है तो ट्यूबरक्लोसिस वाली बात हो गई, और अगर खखार के साथ नहीं खून आ रहा है, सिर्फ खून खून जैसा ही चीज ज्यादा आ रहा है और लंबे समय से ये वाली चीज बनी हुई है, तो कैंसर वाली गठान वाली बात को भी रखा जा सकता है। और तीसरी बात ये हो सकती है, खुद से अपने देखने वाली बात होगी कि क्या नाक में उंगली डालने की एक आदत सी प्रवृत्ति है, और क्या ये खांसी बहुत थोड़ा सा खून लेकर के आ रही है, एकदम थोड़ा सा, और थोड़ा समय ही अभी 2-5 दिन गुजरा है, तो फिर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। जी सर, जहां बहुत तक बहुत रहा धन्यवाद सवाल सर। जांचों का, तो जांचों में सबसे बुनियादी तौर पे एक है चेस्ट एक्सरे और दूसरा है सीटी स्कैन। ये दोनों जांचें अगर करा ली जाती हैं, चेस्ट एक्सरे पीएवीयू और दूसरा सीईसीटी थोरैक्स, कंट्रास्ट इनहैंस्ड सीटी स्कैन, सीईसीटी थोरैक्स इसे बोलते हैं, ये दो जांचों से ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सर मेरे 3 क्वेश्चन थे। पहला तो ये है कि रोटाकैप अपन इस्तेमाल करते हैं, और एक वो बोतल टाइप का होता है, उसके सहारे इनहेलर भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? ठीक है, मैं एक एक करके आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। तो दूसरा क्वेश्चन है सर मेरा, सर एक सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, अभी आपने बताया है कि एलर्जी टेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक ब्लड से टेस्ट होता है, एक चमड़े में करके होता है। तो ब्लड टेस्ट तो मेरे ख्याल से लोग कहते हैं कम सक्सेसफुल है, तो क्या ये चमड़े से जो करते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल है, और अगर ये सक्सेसफुल है तो ये होता कहाँ पे है? तीसरा क्वेश्चन सर मेरा है कि सोते समय ये हवा की एक मशीन लगाने के लिए डॉक्टर वो कहते हैं कि आपको अगर अस्थमा है तो सोते समय आप हवा की मशीन लगाएं, उससे आपको नींद अच्छी आएगी, सीपीडी या कुछ ऐसा करके नाम है उसमें का। तो ये कितना इफेक्टिव है? ये 3 क्वेश्चन है सर हमारे। ठीक है, पहला सवाल आपका है, अच्छा सवाल है कि जो रोटा कैप्स होता है, जो मैंने फोटो में दिखलाया था, तो ये रोटा कैप्स और इनहेलर मैंने दोनों दिखलाए थे। ड्राई पाउडर इनहेलर जिसको मैं कह रहा था उसको रोटा कैप्स कहते हैं, और जो कि मीटर डोज इनहेलर होता है वो एमडीआई होता है, जो इस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं आमतौर से सिनेमा में, पिक्चर में वो इस तरह से दिखाते हैं, तो वो एक बोतल के साथ भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब खास बात क्या है कि मैं अपने पर्सनल अनुभव में इस डीपीआई को बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। मैं इस डीपीआई को बहुत ज्यादा बेहतर समझता हूं बनिस्बत के कि इनहेलर के कुछ फायदे हैं और डीपीआई के कुछ फायदे हैं। इनहेलर के कुछ नुकसान हैं, डीपीआई के कुछ नुकसान हैं। अब खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो मैं डीपीआई को इतना बेहतर मानता हूं इनहेलर की अपेक्षा में, उसके कुछ एक लॉजिक है और कुछ एक वजह है। वो ये है कि जब आप इनहेलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हैंड माउथ, हाथ और सांस का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहद प्रॉपर होना चाहिए।
क्योंकि जब आप जो इनहेलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो आप एक बार जब पुश करते हैं फश फश, तो ये अगर उसी समय आपने लंबी सांस अंदर की तरफ नहीं खींची तो होता ये है कि वो साइड साइड से आप देखेंगे धुएं के तौर पे निकल सा जा रहा होता है, और प्रॉपर हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से वो आपका दवाई बर्बाद हो जा रहा होता है। सो आपके पास एक चांस है, और आपका हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि आपने जब प्रेस किया तो वो सांस आप पूरी तरह से अंदर की तरफ खींच लें ताकि वो दवाई बेहतर तरीके से काम करे। इसके विपरीत ड्राई पाउडर इनहेलर में जो अच्छी बात हो रही होती है वो है कि अगर आपको एक बार सांस अपने अच्छे से नहीं खींच पाया तो आप दोबारा खींच लो, तिबारा खींच लो, और मैं अपने मरीजों से तो 10 बार सांस खींचने के लिए कहता हूं, ताकि अगर उसमें छोटे से छोटा भी अंश पाउडर का बचा रह जाए तो वो अंदर की तरफ सांस के द्वारा खींचा जा सके। मतलब एक बार में अगर गलती हो भी जाए तो आपके पास दोबारा चांस होता है, जबकि इनहेलर में वो चीज मौजूद नहीं हो रहा होता है। डीपीआई में ऐसा करने का चांस होता है। डीपीआई में खास बात यह है कि जो मशीन हो रही होती है वो का पूरा ताकत आपको लगा करके अंदर की तरफ सांस खींचना होता है, मतलब बाहर से कोई प्रेशर नहीं दे रहा होता है। जबकि इनहेलर की जो अच्छी बात होती है वो ये कि बाहर से एक प्रेशर होता है जो कि अंदर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन बस उसमें हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन सही तरीके से होना चाहिए। तो ये दोनों के कुछ अच्छी बातें हैं कि हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन उसमें एक प्रॉब्लम वाली बात है, और यहां पर डीपीआई के साथ या पाउडर वाले के साथ फायदे वाली बात यह है कि आप आराम से अपना समय लें और लंबे ताकत लगा करके एक बार 2 बार नहीं तो 10 बार में सांस खींच लें। यहां पर डीपीआई के साथ बुरी बात है कि बाहर से कोई प्रेशर नहीं दे रहा होता है, तो आपको अपनी ही सांस की जितनी ताकत है उससे खींचनी होती है। इनहेलर में अच्छी बात यह होती है कि बाहर से एक प्रेशर होता है और उसके लिए दवाई सीधे अंदर तरफ चली जाती है, लेकिन वहां पर बुरी बात है कि एक ही बार चांस मिल रहा है। ठीक है, तो इनहेलर और ड्राई पाउडर ये दोनों दो विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें हैं। आप जो दूसरा सवाल था कि वो जो बॉटल्स है जैसा चीज होता है जो इनहेलर के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसे हम अपनी डॉक्टरी भाषा में स्पेसर कह रहे होते हैं। स्पेसर, ये स्पेसर ही ये वाली जो मेरी परेशानी है कि एक बार में जब दबाते हैं इनहेलर को और वो दवाई साइड साइड से निकल करके बर्बाद हो जा रहा होता है, उसी के लिए वो स्पेसर होता है कि वो दवाई उस बीच वाले बॉटल वाले हिस्से में आ जाती है और फिर भी आराम आराम से आप सांस अंदर की तरफ खींच पा रहे होते हैं। अगर आप एक बार में नहीं खींच पाए तो आप 10 बार में खींचते रहो। तो वो स्पेसर जो है वो इनहेलर के साथ जोड़ने पे वो जो परेशानी है हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन का, उसको ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा महंगा भी पड़ जाया करता है ड्राई पाउडर की अपेक्षा में, जो रोटा कैप्स होता है, अगर जो भी रोटा कैप्स है जो भी पावर का, अगर सपोज करिए कि 200 पावर का अगर हम एक रोटा कैप्स ले लें, तो इनहेलर का अगर हम 200 देखेंगे तो वो कम से कम उससे 150 रुपए ज्यादा महंगा होगा। और वो स्पेसर वाली चीज मानते हैं कि वो बार बार इस्तेमाल करने वाली चीज होती है अगर एक बार खरीद ली जाए तो, लेकिन वो थोड़ा तामझाम थोड़ा ज्यादा हो जा रहा होता है और वो थोड़ा महंगा पड़ रहा होता है। इसलिए गरीब मरीजों में ड्राई पाउडर इनहेलर ज्यादा सक्सेसफुल है और ज्यादा अच्छा इस्तेमाल हो रहा होता है। एक परेशानी और आ रही होती है इनहेलर में कि वहां पर डोज काउंटर वाली बात तो रहती है, मतलब समय के साथ साथ जैसे कि 100 डोज अगर है तो 99 होता दिखाएगा उस पे कि 99 हो गया है, 30 हो गया है, 20 हो गया है, 10 हो गया है। लेकिन कई मरीज ऐसे होते हैं कि वो जब उसको प्रेस करते हैं तो हवा जो बाहर आ रही होती है तो वो उस बात को मानने से इनकार करते हैं कि इसमें दवाई खत्म हो गई है, और वो कहते हैं कि इसमें दवाई तो मौजूद ही है, और वो उसको फश 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 इस्तेमाल करते रहते हैं। रोटा कैप्स के साथ अच्छी बात ये होती है कि वो कैप्सूल इस्तेमाल हुआ और खत्म हो गया, उसे फेंकना ही पड़ेगा, तो उसकी गिनती करना आसान होता है इनहेलर की अपेक्षा में। तो ये दोनों बातें इसमें जरूरी हैं। तीसरा सवाल आपका था कि क्या ब्रोंकियल अस्थमा के मरीजों को सीपैप नाम की जो मरीज होती है, जिसको सीपैप कहते हैं, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर नाम की एक मशीन होती है, उसको लगाने से कोई फायदा होता है? तो खास बात यह है कि सीपैप के मरीजों के लिए लंबे समय के लिए घरेलू स्तर पे सीपैप का कोई रोल नहीं है ब्रोंकियल अस्थमा के मरीजों में। उसका रोल है खर्राटों में, जो लंबे समय से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया
जो सांस की बीमारी बनती है, जिसमें कि जब आप गहरी नींद में होते हैं और आपके गले से घरघराहट जैसी आवाज आती है, क्योंकि वहां पर सांस की नली की चौड़ाई कम होती चली जा रही होती है। वहां पर सीपैप का एक मशीन होता है जिससे कि सांस की नली की चौड़ाई को समानांतर तौर पे बनाए रखना होता है। समानांतर तौर पे डायमीटर को बनाए रखने के लिए सीपैप की मशीन का इस्तेमाल होता है। सीपैप एक मशीन है जिसमें कि एक प्रेशर, कॉलम ऑफ प्रेशर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप स्प्लिंट इस्तेमाल करते हैं, समझ लीजिए जैसे कभी गांव में हड्डी टूट जाती है किसी की, तो हम एक लकड़ी जो है वो हड्डी के साथ जोड़ देते हैं और रस्सी बांध देते हैं, तो ताकि उसका लकड़ी से एक सीधा सा उसका टूटा हुआ हाथ बना रह जाए। तो वैसे ही एक कॉलम ऑफ एयर प्रेशर से हम देते हैं, और सांस की नली की जो चौड़ाई जो समानांतर तौर पे मेंटेन नहीं हो पा रही है, वो कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर सीपैप की मशीन से सांस की नली की चौड़ाई को खोलने में मदद मिलती है। लेकिन उसका ब्रोंकियल अस्थमा की बीमारी से लेना देना नहीं है, उसका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी से लेना है। थैंक यू वेरी मच।